दमदार 10 में आपका स्वागत है। आज दमदार 10 में सबसे पहले बात हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड भगोड़े की करेंगे, जिसे अब किसी भी वक्त वापस लाया जा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की जनता की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर 3.5 साल पहले विदेश भाग चुके मेहुल चौकसी की। भगोड़े मेहुल की देशव्यापी अकाउंट जो है अब उसे वापसी के लिए तैयार हो चुके हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है देश वापसी लाने के लिए। उसके जल्द ही उसके पापों की सजा हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक उसे मिलेगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन में आज आप देखिए किस तरह मेहुल की हीरे की लंका ध्वस्त हो चुकी है। दिल्ली से 13,375 किलोमीटर दूर देश के सुरक्षा एजेंसियों का शुरू हो चुका है सीक्रेट ऑपरेशन। ये ऑपरेशन है उस घोटालेबाज के खिलाफ जिसने हिंदुस्तानियों के खून पसीने की कमाई का 50-100 करोड़ नहीं बल्कि 14,000 करोड़ लेकर 7 समंदर पार अपना ठिकाना बना लिया था। लेकिन अब वो कानून के शिकंजे में है। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह न्यू इंडिया ने घोटालेबाज मेहुल चौकसी के हीरो की लंका को ध्वस्त कर दिया। कैसे मेहुल को 13,000 किलोमीटर दूर से खींच कर लाने का पूरा प्लान बन चुका है। सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरह इस घोटालेबाज को हिंदुस्तान लाने के लिए सरकार का एक पूरा तंत्र काम कर रहा है। मेहुल को वापस हिंदुस्तान की जमीन पर लाने के लिए 8 अफसरों की एक टीम इस वक्त डोमिनिका में है। इसमें सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और सीआरपीएफ के बड़े बड़े अफसर शामिल हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि मेहुल चौकसी की वापसी और उसे हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सजा दिलाना न्यू इंडिया के लिए क्यों अहम है। एक घोटालेबाज के पीछे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई है, ईडी की टीम है, तो देश की सबसे बड़ी सेंट्रल पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के अफसर हैं। देश हित में हम आपको टीम मेंबर के अफसरों का नाम नहीं बता रहे, लेकिन ये खबर पुख्ता है कि ये टीम 28 मई को ही डोमिनिका पहुंच गई और कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो ये सरकारी वकील की मदद करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमय तरीके से लापता हुए चौकसी को वहां से नजदीक डोमिनिका में पकड़ा था। हालांकि चौकसी ने आरोप लगाया है कि एंटीगुआ और भारतीयों की तरह दिखने वाले पुलिस कर्मियों ने उसे एंटीगुआ और बारबुडा के जॉली बंदरगाह से पकड़ा और फिर बाद में उन्हें वहां डोमिनिका लेकर गए। 25 मई को एंटीगुआ से मेहुल चौकसी के लापता होने के बाद एंटीगुआ एंड बारबुडा ने इंटरपोल येलो नोटिस जारी कर दिया था। ये एक लापता व्यक्ति के लिए ग्लोबल पुलिस अलर्ट होता है। नोटिस की वजह से डोमिनिका की पुलिस को चौकसी की जानकारी मिल गई। वो क्यूबा भागने की कोशिश कर रहा था और तभी उसे पकड़ लिया गया। 7 समंदर पार मेहुल के पकड़े जाने के बाद देश की एजेंसियां सुपर एक्टिव मोड में आ गई। बिना देर किए ईमानदार अफसरों की एक टीम को हिंदुस्तान से डोमिनिका भेजने का फैसला लिया गया। तो वहीं दिल्ली से डोमिनिका में मेहुल को लेकर हो रही एक हरकत की पैनी नजर रखी जा रही है। अब आप ये समझिए घोटालेबाज मेहुल चौकसी को हिंदुस्तान लाने का चांस कितना है। जो बात हिंदुस्तान के फेवर में है वो ये कि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने साफ कर दिया है कि वो चौकसी को वापस नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ मेहुल एंटीगुआ में नहीं बल्कि डोमिनिका में पकड़ा गया है। एंटीगुआ के पीएम ने डोमिनिका सरकार से चौकसी को भारत भेजने की अपील की है, लेकिन चौकसी की नागरिकता वापस लेने और प्रत्यर्पण का केस एंटीगुआ के कोर्ट में चल रहा है। एंटीगुआ से भारत की प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन मेहुल ने 2017 में इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। कहते हैं लाइफ में पैसे से आप सब कुछ कर सकते हैं, पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। जिस पैसे के जरिए मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता खरीदी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसे के जरिए ही एंटीगुआ के विपक्षी पार्टियों को अपने पक्ष में खड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ मेहुल चौकसी इसी पैसे के चकाचौंध के बीच अपने ही बनाए जाल में फंस गया। मेहुल चौकसी के एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमय रूप से गायब होने की वजह जिस प्रेमिका को बताया जा रहा है, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
बताया जा रहा है कि मेहुल चौकसी कैरेबियाई मूल की इस बबारा जराबिका को डिनर करवाने या फिर उसके साथ गुड टाइम स्पेंड करने के लिए नाव से डोमिनिका ले गया था। पेशे से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बबारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं। 1 साल पहले चौकसी के संपर्क में आई थी। मेहुल और बबारा की गुपचुप मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थी। बबारा के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चलता है कि वो बेहद बोल्ड और आलीशान अंदाज में जिंदगी जीने की शौकीन है। कई तस्वीरों में उसे यॉट के जरिए समुद्री लहरों पर मस्ती करते देखा जा सकता है। कुछ फोटो में वो हेलीकॉप्टर में बैठी नजर आ रही है। डोमिनिका में मेहुल पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन ये बबारा जराबिका गायब हो गई। जाहिर है मेहुल की गर्लफ्रेंड पैसों के लिए उसके साथ थी और जैसे ही बबारा को मेहुल की असलियत पता चली, उसने उससे किनारा कर लिया। पंजाब नेशनल बैंक नहीं, हिंदुस्तान के मेहनतकश लोगों के पैसों को पानी की तरह बहाने वाले मेहुल के पाप का घड़ा भर चुका है। उसे 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की ऐसी आह लगी है जिसे आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। सूजी हुई आंखें इतनी लाल जैसे बुरी तरह पिटाई हुई है। हाथों पर स्याह निशान मानो डंडों से जमकर खबर ली गई हो। पैर के अंगूठे के नाखून ने ऐसा रंग बदला मानो उखाड़ने की कोशिश की गई हो। कोहनी के पास चोट का निशान मानो इलेक्ट्रिक शॉट दिया गया हो। आंखों के नीचे का हिस्सा इस कदर लाल हो गया जैसे बुरी तरह थप्पड़ों की बरसात हुई हो। हिंदुस्तानियों की खून पसीने की कमाई का 13,500 करोड़ रुपए लेकर फरार होने वाले मेहुल चौकसी का हाल बेहाल है। 5 स्टार होटल में वक्त गुजारने वाला शख्स डोमिनिका के सलाखों के पीछे तड़प रहा है, रो रहा है, बेहाल है। सलाखों के पीछे इस घोटालेबाज के साथ जो सुलूक हो रहा है। मेहुल के वकील का दावा है कि उसके मुवक्किल के शरीर पर चोट के जो निशान दिख रहे हैं, इस तरह की चोट पिटाई होने और इलेक्ट्रिक शॉक देने पर ही दिखते हैं। मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल का दावा है कि चोट की वजह से चौकसी को डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेडिकल सेंटर में बेड पर पड़ा चौकसी अपने दर्द के साथ साथ अपनी करतूतों पर भी आंसू बहा रहा है। अब आपको दिखाते हैं मेहुल चौकसी की हीरे की लंका, जो उसने अपने पाप की कमाई से बनाई है। वो हिंदुस्तान में कैसी है? यह है देश की आर्थिक राजधानी के सबसे पॉश इलाके साउथ मुंबई का गोकुल बिल्डिंग। यहाँ के 9वें और 10वें फ्लोर पर देश के इस मोस्ट वांटेड घोटालेबाज का डुप्लेक्स फ्लैट है। 40 करोड़ की कीमत से ज्यादा का सी फेसिंग ये फ्लैट 2018 से पहले मेहुल चौकसी का ठिकाना था, लेकिन आज इस घर के बाहर लगा है नोटिस का अंबार। SBI, ICICI, ED, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेकर ऐसी तमाम एजेंसियों की ओर से जारी ये नोटिस है जो उसके फ्लैट के बाहर चस्पा है। आप गिन नहीं पाएंगे कितने नोटिस हैं। नोटिस बोर्ड पर जगह नहीं तो उससे ज्यादा नोटिस जमीन पर पड़े हैं। ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि मेहुल कितना शातिर था। आज देश की तमाम एजेंसियों को उसकी तलाश है। जब न्यूज नेशन रिपोर्टर पंकज मिश्रा गोकुल बिल्डिंग के इस फ्लैट के सामने पहुंचे तो वो भी नोटिस देकर हैरान रह गए। जिस मेहुल चौकसी की तलाश देश की तमाम जांच एजेंसियों को थी, जिस मेहुल चौकसी का इंतजार आज भी हमारे देश के सभी बैंकों का है, वो मेहुल चौकसी मुंबई में 2018 से पहले कैसे एक आलीशान जिंदगी जीता था, ये बताने के लिए हम आपको उसी बिल्डिंग में लेकर आए हैं जहां मेहुल चौकसी का घर है। मुंबई के वालकेश्वर के गोकुल बिल्डिंग में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेहुल चौकसी का घर 9वें और 10वें फ्लोर पर है। ये डुप्लेक्स अपार्टमेंट है और आपको हम उस फ्लैट के दरवाजे की तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं दरवाजे पर पूरी तरह से बैंकों का, ईडी का, सीबीआई की तरफ से जो नोटिस लगाई गई है वो आपको दिखाई दे रही होगी। दरवाज़ों के साथ साथ नीचे भी पूरा कूड़ा बना हुआ है। 2018 से ही लगातार बैंकों की तरफ से और तमाम जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से यहाँ पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं इस दरवाजे के
पीछे की कहानी। आपको बता दें कि इस दरवाजे के पीछे एक 6000 स्क्वायर फीट का घर है, जहां मेहुल चौकसी 2018 से पहले एक आलीशान जिंदगी जीता था। 40 करोड़ का ये फ्लैट है, ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट है, सी फेसिंग अपार्टमेंट है, यानी कि जैसे ही आप फ्लैट का विंडो खोलेंगे, खिड़की खोलेंगे तो आपको सामने अरब सागर दिखाई देगा। कहीं ना कहीं एक आलीशान ज़िंदगी मेहुल चौकसी मुंबई में जीता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका जो ये कारनामा है, जिस तरह से उसने बैंकों के साथ फ्रॉड किया है, वो एक दिन इस तरह से फंस जाएगा कि वो देश छोड़ने के बाद दर दर भटकता फिरेगा। देश के बैंकों को करीब 14,000 करोड़ का चूना लगाने के बाद मेहुल चौकसी जनवरी 2018 में हिंदुस्तान से बाहर भाग गया और पिछले करीब 1200 दिनों से इस फ्लैट में इसी तरह ताला लगा हुआ है। मेहुल ने हीरे के कारोबार में बैंक के पैसे से हीरे की लंका खड़ी कर दी, लेकिन जब बैंकों ने पैसे मांगे तो भाग खड़ा हुआ, लेकिन अब उसका बचना मुश्किल है। इस वक्त की हालात को देखते हुए ये लगता है कि मेहुल चौकसी का इंडिया के कानून से बचना बहुत मुश्किल है। इन हालातों में मेहुल चौकसी का भारत आना तय है। कब और कैसा, अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मेहुल चौकसी हिंदुस्तान आएगा तो कैसे आएगा, ये भी आप समझ लीजिए। एंटीगुआ मीडिया के मुताबिक कतर बॉम्ब राइडर ग्लोबल विमान डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर पहुंचा है। इसे लेकर 2 दावे हैं। ये विमान कतर के एक एग्जीक्यूटिव का है, जबकि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने भारत से प्लेन पहुंचने की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि मेहुल चौकसी को जल्द ही इसी प्लेन से भारत वापस लाया जा सकता है। यानी अब वो दिन भी नजदीक है जब हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक उसके पापों का हिसाब होगा। टीम न्यूज़ नेशन। और दमदार 10 में अब आज की दूसरी बड़ी खबर। कोरोना की तीसरी लहर के आने की अटकलों के बीच अब वैक्सीनेशन को लेकर जोर शोर से कोशिशें शुरू हो गई हैं। वैक्सीन की किल्लत के बीच आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर कहा कि इस साल दिसंबर तक देश में सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्योंकि गांवों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं। तमाम जागरूकता अभियानों के बाद भी गांवों में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है। ग्रामीण इलाकों में लोग टीका लगवाने से भाग रहे हैं। लोग वैक्सीन से दूर रहने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। आपको खराब सुई दे रहा है, आपको ये लगा चलबे कर रहा है तो हमने मर रहा है। सुइया लेने वाला काहे मर रहा है सर? सुइया लेता है, कोरोना वाला गया आदत दे देता है, ज्वर वाला तो। गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं, गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। मुश्किल है, इंजेक्शन लगे, कोई भी नहीं लगवाए। कोरोना का डर तो है, लेकिन कंफ्यूजन भी बहुत है। वायरस की दहशत तो है, मगर गलतफहमियां भी कम नहीं। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए इस वक्त पूरा फोकस वैक्सीनेशन पर है। हर जगह वैक्सीन के लिए मारामारी मची है, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाकों में हालात एकदम उलट नजर आ रहे हैं। लोग वैक्सीन लेने को तैयार नहीं, साफ साफ कह रहे हैं मर जाएंगे मगर वैक्सीन नहीं लेंगे। टीका नहीं लगवाएंगे, बात साफ है। टीका कोई नहीं लगवाएंगे। जहर की सुई है, टीका जहर की सुई है। लगवाए हैं कि नहीं लगवाए तो ना ही है, लगवाए हुए तो हाँ लगवाए न लगवाए। जितने मुंह उतनी बातें, उतने ही भ्रम और उतनी ही अफवाहें। सवाल यह है कि ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीन क्यों नहीं लेना चाहते? वैक्सीन न लेने के लिए लोग क्या क्या बहाने बना रहे हैं, हमने इसकी पड़ताल की। आइए आपको सबसे पहले बिहार ले चलते हैं, जहां ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण को लेकर अजीब सी स्थिति है। ये है तिरसिया गांव। जी हाँ, ये गांव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। हम मौजूद हैं इस वक्त महात्मा गांधी सेतु पुल के नीचे, ये गांव बसा हुआ है वहाँ पर, और यहाँ पर तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस कोरोना संक्रमण की बात हो रही है कि वो गांव-गांव बिहार में फैला, इनके गांव में क्या स्थिति है? आपके यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ तो कोरोना के कोई भी जांच पड़ताल नहीं, ना कोई टीकाकरण है, कुछ भी नहीं है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कोरोना को लेकर लोग किस हद तक लापरवाह हैं। यहाँ किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। जब हमने गांव वालों से टीके पर बात की तो वैक्सीन न लगवाने के लिए बहानेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। जिसको मंजूर है वो लेते हैं, जिसको नहीं मंजूर पड़ता वो नहीं लेते हैं। नहीं क्यों मंजूर होता है? वही अब अथी से सुइये से ज्यादा आदमी मर रहा है, तो इसीलिए नहीं ले रहा है। कौन सुई से क्यों डर? डर है कि एगो दूगो
कांड नहीं, बहुत कांड हो गया कि सुइया लेने वाला मर गया अधिकतर। कैसे हो सकता है कि कोरोना का जांच उन लोगों ने नहीं करवाया होगा और पॉजिटिव होगा और सुई ले लिया होगा? हाँ, यही समस्या है। तो फिर तो लोग सुई लेते ही नहीं है अब तक। डर से नहीं ले रहे हैं, मौत हो जा रही है। मौत हो जा रही है। कितना लोग ऐसा होगा जो सुई लिया और उसका मौत हो गया होगा आपके गांव में? हाँ, 50 से ऊपर। इतना आदमी तो नहीं मरा होगा। हाँ, मरा सुइया लेने वाला मरा है सर। सुना आपने, वैक्सीन न लेने के पीछे यह मौत का डर है। और यह हाल सिर्फ बिहार का नहीं है, आपको यूपी के कानपुर देहात लेकर चलते हैं। आपने टीका लगवाया वैक्सीन कोरोना? नहीं लगवाया। क्यों नहीं लगवाया? नहीं लगवाया, मरना है का। ये हैं अस्तिया गांव में रहने वाले बकरुद्दीन। 1000 की आबादी वाला ये गांव मुस्लिम बहुल है और गांव में अधिकतर लोग बकरुद्दीन जैसे ही सोच रखते हैं। एक दहशत फैली हुई है और जो मेरे 2-4-6 लोग मिलने वाले हैं गांव के, जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, या वो तो डिप्रेशन से मर गए या वैक्सीन से मर गए, जिससे भी मर गए हो, लेकिन नाम वैक्सीन का हो रहा है। बताया जा रहा है कि गांव में वैक्सीन लगाने के लिए हेल्थ विभाग की जो टीम आई थी उसे वापस बैरंग लौटना पड़ा। लोगों ने वैक्सीन के कारण मौत का बहाना बनाया, मगर इसके पीछे सच्चाई क्या है, ये देश के बड़े डॉक्टर से सुनिए। इतने पिछले लगभग 6 महीने के जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें वैक्सीन काफ़ी सेफ है। एम्स में लगभग 50,000 डोज लग चुके हैं और यहाँ पर अभी तक किसी की भी डेथ रिपोर्टेड नहीं है, एवं कुछ माइल्ड रिएक्शंस हुई हैं। तो उसके लिए आधे घंटे ऑब्जर्वेशन का प्रावधान है, जिसके लिए आधे घंटे आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर रखा जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए। उसके बाद आप घर जाते हैं, आप बिल्कुल सेफ रहते हैं। सुना आपने, अपने मन का भ्रम हटाइए, वैक्सीन से मौत का डर भगाइए और अफवाहों से दूर रहिए। दरअसल टीके को लेकर सोशल मीडिया के जरिए भी काफी भ्रम फैलाया जा रहा है। इस वक्त आप जम्मू के बड़गाम की तस्वीर देख रहे हैं, जहां ग्रामीण इलाके में लोग सिर्फ इसलिए वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनमें भ्रम है कि टीका लगने के 2 महीने के अंदर उनकी मौत हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि जो सोशल मीडिया में एक गलत खबरों का बाजार गर्म था, लोगों ने उसको सीरियसली लिया और खासकर गांव के जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन से दूर रह रहे हैं, नहीं मान रहे। और ये जो चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इन लोगों के लिए। लोग सहमे हुए हैं, वो हेजिटेट करते हैं, नहीं आते हैं सामने वैक्सीन करने के लिए। उनको खदशात है अपनी जगह पर कहीं हमको कोई बीमा ऐसा मामला पेश ना आया जिससे हमारी जो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए अब महकमे ने, अब पूरे महकमे ने यहाँ बहुत से लोगों को इसके लिए एम्प्लॉय किया है और हम भी यहाँ आए हैं इसी सिलसिले में, ताकि इनके जो खदशात हैं वो दूर करें। मेरे पास जो ये डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है और रिन्यू डिपार्टमेंट है और बाकी जो डिपार्टमेंट है, आए हैं 2-3 बार आए हैं मेरे दुकान पे, बोला वैक्सीन करो। मैंने बोला नहीं, मैं वैक्सीन नहीं करूँगा क्योंकि इससे प्रॉब्लम होती है। बोला क्या प्रॉब्लम होती है? मैंने इनको दिखाया, मोबाइल में पेपर पे छपा था कुछ ऑफर, सोशल मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग डरे हुए हैं, इसीलिए हम वैक्सीन नहीं करने वाले हैं। ऐसी अफवाह उड़ी थी कि 2 साल बाद मर जाएंगे, ऐसी अफवाह भी उड़ी कि 2 महीने के बाद में डेथ हो जाएगी। लेकिन अब जब हमारे पास में जनवरी से लेकर अभी तक का एक्सपीरियंस है, तो उसमें हमारे यहाँ के एम्स के हेल्थ केयर वर्कर्स से सबने जनवरी, फरवरी, मार्च में तो वैक्सीन लगवाई ली थी। सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक है। पिछले 6 महीने में यहाँ पर कोई डेथ नहीं है। लोगों को ये समझना होगा कि वैक्सीन ही कोरोना से लड़ाई की आखिरी और सबसे शक्तिशाली हथियार है। जितनी जल्दी वैक्सीन ले लें उतना अच्छा होगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें गर्म हैं। ग्रामीण इलाकों में तो वैक्सीनेशन से बचने के लिए इसे जहर की सुई करार देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं लोग। तब न मर रहा है, सुइया लेने वाला काहे मर रहा है सर? सुइया लेता है, कोरोना वाला गया आधा दे देता है, जहर वाला तो वायलेंस से मर। जहर वाला सुई कैसे दे देगा? तो टीका है, तो सरकारें न जानेंगे, हम क्या जानेंगे? मतलब जहर आपको लग रहा है जहर दे रहा है सर? तो क्या जानेंगे हम? अच्छा, संख्या कम आने के लिए जहर वाला टीका दे रहा है। भाई देखिए, जितनी मुंह उतनी बातें, और इनको समझा पाना और इनसे समझ पाना दोनों मुश्किल है। जहर भरे टीके का जो अफवाह या फिर बहाना बिहार में है, यूपी के कई इलाकों में भी ठीक इसी तरह की बहानेबाजी है। प्रयागराज के मऊ आइमा की इन तस्वीरों को देखिए। हेल्थ डिपार्टमेंट से आई महिला कार्यकर्ताओं की टीम जब यहाँ आई तो गांव के एक किराने की दुकान से एक शख्स बाहर आता है और टीकाकरण से इनकार करते हुए कहता है कि इसमें जहर भरा है। एक ही टीका के बारे में हम लोग बताते हैं, टीका लगवाने चले। नहीं, टीका नहीं लगवाएंगे, बात साफ है। टीका कोई नहीं लगवाएंगे।
काहे भैया नहीं लगवाना बस और क्या। अरे का दिक्कत हम लोग टीका जहर की सुई है, टीका जहर की सुई है। जहर की सुई हम लोग तो लगवाए भैया, हम लोग तो कुछ नहीं कुछ लगाते हैं, कुछ लगाते हैं। थोड़ा सर्दी जुकाम होता है वो जब से लगवाए नहीं। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, सर्दी जुकाम होगा कुछ नहीं है, ईश्वर की दया है बहुत। हाँ, हमारा गाँव सुरक्षित है। सवाल यही है कि गांव में ये अफवाह आखिर कौन फैला रहा है? जीवन देने वाली वैक्सीन पर मौत की मुहर कौन लगाने पर तुला है? टीके में जहर की सुई है, तो ऐसा अगर होता तो अभी तक 21 करोड़ डोज जैसे कि भारतवर्ष में लग चुका है अभी तक, तो बहुत बड़ा तक बवाल हो चुका होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीके में जहर है। टीका सेफ है और साइंटिफिकली प्रूवन है, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स साइंटिफिकली स्टडीड है, सेफ है। गांव में टीकाकरण के लिए जो भी टीमें भेजी जा रही हैं, वहां उनके सामने यही बहाना बनाया जा रहा है कि गांव में कोरोना नहीं पहुंचा है। हम गांव वाले सब सुरक्षित है, हम क्यों टीका लगाए सर? हम तो सुरक्षित है। आए तो बोले कोई जबरदस्ती, मैडम भी आई तहसीलदार, तो कोई जबरदस्ती नहीं करके जबरदस्ती हम लगा रहे नहीं लगा रहे। हम सुरक्षित है, रहे हमारे घर में रहेंगे, हमारा गाँव हमारे घर में रहेंगे हम तो। हालांकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। गांव में लोग टेस्टिंग से कतरा रहे हैं और जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। अब गांव में कोरोना का कहर ज्यादा देखने को मिल रहा है और तीसरी लहर की शुरुआत की बात भी गांव से ही कही जा रही है। ये भी कहना गलत है कि गांव में नहीं है, गांव में नहीं है, गांव में 100% गया है। ये एक होस्ट होता है, वायरस नया होस्ट ढूंढता है। पहले मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आया, फिर गांव में गया। ऐसा कुछ नहीं है कि गांव में नहीं होगा। कुछ गांव वालों में ये भी भ्रम है कि गांव के लिए भेजा जाने वाला टीका शहर में दिए जाने वाले वैक्सीन की तुलना में खराब है। तो है नहीं, लोग तो देश भर में टीका ले रहे हैं, प्रधानमंत्री ले रहे हैं, मुख्यमंत्री ले रहे हैं, मंत्री ले रहे हैं। तो सुइया नहीं मान, उनका तो सुइया नहीं मना, गरीब के मोड़े वाला सुइया जहरी से सुइया देवे तो 2-4 महीना के बाद में जहर के सुइया सुई दे रहा आपको, खराब सुई दे रहा आप लोग को, ये वही चलबे कर रहा है। जबकि हकीकत ये है कि गांव हो या शहर, दोनों ही जगह फिलहाल कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में से कोई एक वैक्सीन लगवाने का विकल्प है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने ये बोला गया है, खासकर बोला गया है कि सबको एक तरह की वैक्सीन लगी है, चाहे वो गांव में है, चाहे शहर में है, कोई अमीर है या गरीब है, सबको एक तरह की वैक्सीन दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखा गया है बड़े जिनके पास बड़ी आदमी है उनके पास अच्छी वैक्सीन लग रही है और जो गरीब है उनके लिए खराब वैक्सीन लगी है। बिल्कुल गलत है। वैक्सीन न लगवाने के लिए बहानेबाजी में कई ग्रामीण इलाकों में अमीर गरीब का अंतर भी देखने को मिल रहा है। यूपी में कानपुर के उमरिया गांव में जब न्यूज नेशन की टीम ने गांव वालों से बात की तो उसमें से कई ने अमीर गरीब के लिए अलग अलग वैक्सीन होने का बहाना बनाया। बहुत से लोगों के दिलों में अफवाह भरी है, दहशत भरी है, इसकी वजह से वैसे इंजेक्शन आ रहे हैं सरकारी अस्पतालों, मतलब कुछ लोगों के, बड़े लोगों के अच्छे इंजेक्शन लग रहे हैं, गरीबों को मतलब थोड़े वैसे हट के इंजेक्शन लग रहे हैं। इसकी वजह से लोगों के दिलों में ज़्यादा दहशतें भरी हैं, तो जनता लगवाना नहीं चाहती है। शहर में जो कोविड की वैक्सीन लग रही है वो जिस लैब से बनी है, वो जहाँ पे वैलिडेट हुई है, उन्हीं जगह से ही अप्रूव होके और उन्हीं जगह से बन के ही गांव में पहुंच रही है। पूरा सप्लाई चेन बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा है इस समय। तो ऐसा कुछ नहीं कि गांव में जो वैक्सीन है वो डिफरेंट है, शहर की वैक्सीन डिफरेंट है। कई इलाकों से इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि महिलाओं में इस बात का डर है कि अगर वो कोरोना का टीका लगवाएंगी तो बांझपन का शिकार हो जाएंगी। ये बहाना बिल्कुल बेतुका लेकिन गंभीर है। सवाल यह है कि टीके से बांझपन की अफवाह आखिर कौन फैला रहा है, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मामला है। इसलिए इस मुद्दे पर डॉक्टर क्या कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। सुनिए। कोई बांझ नहीं होता, ये एक गलत चीज फैलाई गई है जो गांव में फैलाई गई है और कुछ जगह पे जितने भी शहर में है, शहर में भी फैलाई गई है। कोई इंपोर्टेंस नहीं होती, कोई बांझ नहीं होता। कोरोना से मरने वालों में यकीनन कुछ ऐसे केस भी हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी, फिर भी उनकी मौत हो गई। अब ग्रामीण इलाकों में लोग सबसे ज्यादा यही बहाना बना रहे हैं कि अगर वैक्सीन लगने के बाद बड़े डॉक्टर नहीं बचा पाए तो हम कैसे बचेंगे। ये सच है कि कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी बच नहीं पाए। देश के मशहूर डॉक्टर के अग्रवाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ऐसे केस की संख्या बेहद कम है। वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों की मौत हो रही है, तो इसको आप इस चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं कि आप जब रोड पे निकलते हैं, बाइक चलाते हैं या टू व्हीलर चलाते हो, हेलमेट लगाते हैं, तो हेलमेट लगाने के बाद भी अगर एक्सीडेंट होता है तो डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसका ये मतलब कतई नहीं है
कि अगर हेलमेट लगाने के बाद भी लोग मर रहे हैं तो हम हेलमेट लगाना बंद कर देंगे। हमें अगर जितनी हमारी डेथ की रिस्क है या सीवियर डिसीज की रिस्क है उसको कम करने में वैक्सीन हेल्प कर रही है तो हमें उसके लिए वैक्सीन लेना है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में टीकाकरण को लेकर किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसके बाद अब सरकारों ने बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें गांवों में निगरानी समिति बनाकर बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। इस वक्त पूरा देश कोरोना को हराने का संकल्प ले रहा है, लेकिन दूसरी ओर कुछ गांवों के लोगों को ना तो मास्क पर भरोसा है और ना ही वो वैक्सीन लगवाने को तैयार नजर आते हैं। टीके की बात पर तो कई तरह के बहाने बनाते हैं। वैक्सीन लगाने वाले तो वैक्सीन लगा के चले जाते हैं, उनको वायरल 2 दिन बाद आता है, फिर उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है। जब वो ट्रीटमेंट नहीं करता है तो वो डिप्रेशन से चले जाते हैं या उनको मेडिसिन नहीं मिलती, उससे मर जाते हैं। तो टीम लगाने आए वो पूरी जिम्मेदारी ले कि कम से कम मैं 8-10 दिन तक उनका ख्याल रखूंगा, उनको देखूंगा। अगर उनको बुखार आता है तो मैं ट्रीटमेंट करूंगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मैं तो गाँव के लोगों से भी कहूँगा कि नहीं, वैक्सीन मत लगाइए। कोरोना का इतना कहर देखने के बावजूद आज भी कई गांवों के लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर दरवाजे बंद कर लेते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। वैक्सीनेशन के लिए कोई नहीं आता और मजबूर होकर स्वास्थ्य विभाग की टीम बैरंग लौट जाती है। टीका लगवाएं दादा, कोरोना वाला टीका लगवाएं आप। कुछ नहीं भाई, तो फिर जबरदस्ती कहाँ बोला था? पूछा तो ही लगवाए लगवाए हैं कि नहीं लगवाए तो ना ही है लगवाए हुए तो हाँ लगवाए न लगवाओ। ये सोच और ये बहानेबाजी अब तक की सभी कोशिशों पर भारी पड़ सकती है। तीसरी लहर आने में अभी कुछ वक्त है, लिहाजा जरूरत है वक्त रहते वैक्सीन पर हर भ्रम दूर करने की, जागरूक होने की, ताकि इंडिया भी अमेरिका जैसे दूसरे देशों की तरह कोरोना मुक्त और मास्क फ्री हो सके। टीम न्यूज़ नेशन।